साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आज अभी 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया। कि बनाए क्या? पहली बात तो कोई हमारा वीडियो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास में खुशखबरी नहीं है। आपकी जेब में डालने के लिए 1 रुपया नहीं है, क्योंकि जब 1 रुपया भी पीछे से सरकार नहीं दे रही है तो हम कहाँ से दें? हम कहाँ से दें? लेकिन ऐसे लोग हैं जो एक संगठन प्रस्ताव पारित करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव बता के और वीडियो वायरल कर लेते हैं। आप लोग करोड़ों में देख लेते हैं, लेकिन मिलने वाला फिर भी कुछ नहीं है। देख लीजिए आप। सबसे बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी, इंतजार खत्म। पेंशन को लेकर 4 बड़े बदलाव जारी। सभी बदलाव पेंशनर्स के हक में। केंद्र सरकार ईपीएफओ कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन 7,500 से सीधा 25,000 रुपए तक हो जाने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आपके लिए खुशखबरी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि समिति अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पास किया है। समिति का दावा है कि न्यूनतम पेंशन हर महीने बढ़ाकर 7,500 रुपए करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में 50 लाख कर्मचारी और पेंशन धारक को फायदा मिलेगा। पेंशनभोगी को महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशनभोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर सहमति बनी। पेंशन का भुगतान 4 दिनों के अंदर हो सकता है। देखा आपने, ये है इनकी असलियत। किसने प्रस्ताव पारित किया, कहाँ सुप्रीम कोर्ट, कहाँ मतलब आपका है जो वो पेंशन बढ़ गई, कहाँ नोटिफिकेशन, कौन सी सरकार ने बढ़ाई, कहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो ये चलता जा रहा है। दूसरी बात, एक के ऊपर एक आपके ऊपर घाव पे घाव दिए जा रहे हैं, आपकी बोटी बोटी किए जा रहे हैं। एक छोटा सा हमने लेटर डाला था आपको कि डीए और डीआर अलग हो गया है। आज पूरी सेना को डीए के साथ में उनकी पेमेंट मिली थी अक्टूबर की, और उनका एरियर भी मिला। और सेना को छोड़िए, उनके जो एनआईपी है सेना के जो एक्टिव रैंक में है, उनको भी डीए के साथ में तनख्वाह मिली अक्टूबर की, डीए के साथ में मिली। और यहाँ शहीदों की औरतें, जो सिपाही से हुआ है, 4 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ, 10 साल में हुआ है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, उस घर की जिम्मेदारी होगी, माँ होगा, बाप होगा, कुछ होगा। इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता कि भी चलो उसको भी दीपावली से पहले ये दे दें। चलो मत दो, आपकी मर्जी, आपको जो करना करो। और आपने उठा के हमारे को उनसे अलग कर दिया, और अलग करके हमारा 30 अक्टूबर को आप है जो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट से हमारा ये लेटर निकाल रहे हैं। उसके बाद में रक्षा मंत्रालय ने रोक लिया। उसके बाद में आगे क्या होगा अभी कोई पता नहीं है। अब आगे हम किससे पता करें, इसका भी कोई ठोर ठिकाना नहीं है। कौन जवाब देगा, कौन नहीं देगा, कब मिलेगा, कोई पता नहीं है। ये नवंबर है, ठीक है ना, यानी कि 5वां महीना जा रहा है हमारा डीआर का। साहब, हमने देश की सेवा की है, हमने वहाँ कोई पिकनिक मना के नहीं आए हैं। हमारे कई साथी आज अपने लहू से तिरंगों को सींच के और मालिक के घर में बैठ के देख के आप लोगों को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका आशीर्वाद लगेगा तो फिर आपको बहुत, क्यों कि आज़ाद हिंदुस्तान के गुलाम सैनिक हम हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के गुलाम सैनिक। आपने संविधान बनाया, संविधान का एक अनुच्छेद 34 के अंदर 2 लाइन लिख दी कि जब भी संसद चाहे इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। क्या अमेंडमेंट कर सकती है? जो काले अंग्रेजों को जो अच्छा ना लगे उसको एक्सट्रेट कर दो, एग्जिट कर दो, और जो उनको जोड़ना हो वो उसको इंसर्ट कर दो। बस ये 2 नीचे लाइन में लिखी आएगा, और उस एक्ट के नीचे है जो बिंदी लगा के, और उसके अंदर वो नोट दे दिया जाएगा। बस ये संसद को अधिकार है। लेकिन संसद को हमारे ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख क्या है क्या नहीं है,
उससे सोचने तो कोई मतलब नहीं है। आपने एक तरह से सेना के अंग से हमारे को अलग कर दिया, सेना के अंग से हमारे को अलग कर दिया। धन्य है आपकी सरकार को, लेकिन वादा करते हैं कि हमारे को, हम सैनिकों को कोई परवाह नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी हिंदुस्तान को खतरा नहीं है जब तक हम जिंदा है, चाहे हम सर्विस में है या कहीं पर भी है, ठीक है ना। और जो सैनिक है जिसने अपने, अगर तुम जो ये कर रहे हो करते रहो, लेकिन जो सैनिक है जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की रक्षा की, वो तो पेंशन के बाद में भी रक्षा करेगा। लेकिन आप करो, खूब करो। आपने अभी एक स्पर्श का अप्रोचिंग एक प्रोग्राम बनाया है, आप राज्यों में जा रहे हो, वो जा रहे हो। अभी नवंबर का प्रोग्राम निकला है, मेरिट रेंज का निकला है, तो 2 तो निकल ही चुके हैं। अब 13 को ये नोएडा में है, 14 को ये अपना मेरठ में है, 30 को ये जो बागपत में है, और 19-11 को ये अपने ये मेरठ के आसपास बताया। ये मतलब दिल्ली के एनसीआर में ही है तीनों ही, और ये आपके सोल्जर बोर्ड के अंदर ही लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्पर्श कौन लाया, क्यों लाया, क्या जरूरत पड़ी थी भाई? आपने जहां 1-2 काम हमारे होते थे, हमारे पीडीए बैंक था, और बैंक भी पीडीए आपके सरकार के आदेश से हुआ करता था, कोई हमने उसको नहीं बनाया। पीडीए अगर बैंक था तो हमारे दोनों काम होते थे कि जब वो पीडीए था तो हमारे को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं थी पीडीए को कि भाई हमें लोन लेना है। आज बैंक मैनेजर बोलता भाई आपका पीडीए अभी स्पर्श है, उससे सर्टिफिकेट दिलाओ, उसके बाद में अब कल को आप लोन लेके किसी और बैंक में चले जाओगे, हम तो देखते रहेंगे आपको। हो गई ना हमारी तो गुंडी। पेमेंट आज कॉमर्शियल बैंक घुस गई है, उन्होंने एमओयू कर लिया सरकार से। सरकार को तो पैसा चाहिए, किसी से भी एमओयू कर लेगी। और जब सरकारी बैंकें थी वो मतलब ये सारा काम कर रही थी, सरकार से 25 पैसे अपने बैंक में आ रहे थे, तो जाके ये टाटा का प्रोग्राम खरीद के स्टार प्लेसमेंट करने से क्या आपको मजा मिल गया? कौन सी आमदनी सरकार की बढ़ गई, कौन सी सुविधा बढ़ गई? अभी भी 70 से 75% तो अभी भी रो रहे हैं तुम्हारे जी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट करने के लिए। तुम आउटरीच प्रोग्राम बनाते रहो और बनाते रहोगे जिंदगी भर ही, लेकिन कब तक बनाओगे, कब तक बनाओगे? ठीक है ना, कोई बात नहीं, करो। लेकिन वहां 2 काम होता था, क्योंकि हमारा बैंक पीडीए होता था, तो हमें कोई आज एक सर्विंग सोल्जर को लोन लेना है, हमारी पे बुक बंद हो गई है, फिर भी वो बंदा कंपनी कमांडर के पास आता है, साहब बैंक में लोन लेना, एक ये सर्टिफिकेट में बैंक के फॉर्म में साइन करो। अब जबकि वो कंपनी कमांडर, कोई पेमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, ये कंपनी से हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कॉलम बनाया हुआ है कि आपका अकाउंट चेंज नहीं होगा। वो साइन करता है तो आप अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हम बैंक लोन के लिए जाएं, कोई पूर्व सैनिक बोले भाई तुम्हारा पीडीए तो अभी स्पर्श है, उससे सर्टिफिकेट दिलाओ क्योंकि आप अकाउंट चेंज नहीं करोगे तो हम आपको लोन दे देंगे। अब क्या सरकार अपनी तरफ से डायरेक्ट कोई ऑर्डर पास करेगी कि पूर्व सैनिकों से कोई भी आप ऐसा पीडीए मतलब कि पे डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का सर्टिफिकेट मत लीजिए? जो बैंक का शरीफ मैनेजर है, शरीक स्टाफ है, वो दे भी देता है कि पता कि बंदा ठीक है, आपकी पिछला रिकॉर्ड अगर अच्छा लगा हुआ उस बैंक के साथ में तो मिल जाता है। लेकिन बैंक ने ये काम करने शुरू कर दिए। जिनका अकाउंट एक बार एक से दूसरी बैंक में चला गया, वो बैंक कभी भी पीडीए के अथॉरिटी लेटर के बगैर आपको लोन नहीं देगा। और जिसका जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है 2007 से एमओयू हुआ है किसी बैंक के साथ में, तो तब से अगर आपका अकाउंट वहीं उसी जगह पे उसी बैंक में सब कुछ है, आपने नौकरी भी वहीं उसी में की है, आप पेंशन उसी में आए, आपका पेंशन का वही सब कुछ है, तो वो बैंक फिर भी एक बार कंसिडर कर लेती है। बाकी लोगों ने 3-4 जगह जब चेंज करवा लिया कि वहाँ ब्याज ज़्यादा, वहाँ ब्याज ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा, अब उनको लोन लेने के लिए कभी जरूरत पड़ गई तो बोले भाई तुम्हारा पीडीए अभी स्पर्श है, उससे दो। क्या मिला हमें स्पर्श से? आपने वो टाटा का प्रोग्राम खरीद के हमारे ऊपर थोप दिया। अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया किया। दोस्तों, जो बच्ची है अपनी यशस्वी, अभी तक हम 2.5 करोड़ के पास नहीं पहुंच पाए, उसके लिए कुछ करिए दोस्तों, कुछ करिए।
आप कुछ कर सकते तो भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बच्ची के खाते में 4 पैसे जाए और वो बच्ची बच जाए। एक बच्ची ऐसी पंजाब की थी जो इसी दीपावली को मालिक ने उसको ले लिया क्योंकि वो 14 करोड़ नहीं जुटा पाया। और आज ये लड़का घूम रहा है हर जगह बच्ची को गोद में डाल के। अभी इस संडे को वो है जो पूरी दिल्ली के अंदर कनॉट पैलेस वगैरह ये सब जगह जहाँ भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पे लेके घूमा है। मतलब इस तरह से वो रोड पे आके भीख मांग रहा है, जो कुछ भी कर रहा है अपनी बच्ची को बचाने के लिए। हम सोल्जर है यार, 30 लाख आदमी है, क्या हम ये कर नहीं सकते हैं? चलो हमें करना चाहिए और हम करेंगे। अब मैं इसके पीछे एक मैंने दी है कि भाइयों 1967 में एक टेबल निकली थी अधिकारियों की पेंशन की, तो लेफ्टिनेंट से लेके सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेके और जनरल तक उस टाइम कितनी पेंशन थी और आपकी 2024 में अभी उनकी कितनी पेंशन हो गई है। आप अपना अपना पेंशन के साथ में कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इन अधिकारियों ने सेना में स्टार्टिंग में डेपुटेशन पे आए थे, वर्दी नहीं थी, वर्दी दी गई, राशन नहीं था, राशन दिया गया। और जैसे जैसे इन्होंने आर्मी को ऑक्यूपाई किया उसके बाद में आपको पता ही है आर्मी ऑर्डर, स्पेशल आर्मी ऑर्डर, SAI, AI, ये सारे ऑर्डर कौन निकालता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रांच उसको बनाती है और इसके तहत पूरी आर्मी फंक्शन करती है, ठीक है ना। और उसका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब कि हर कार्यकाल में जनरल का अपना आर्मी ऑर्डर होता है, वो अपने हिसाब से जो ऑर्डर निकालता है वही ऑर्डर उसके कार्यकाल का आर्मी ऑर्डर माना जाता है। जनरल मानिक शाह के आज भी सन 70 के जो आर्मी ऑर्डर आज भी एक्टिव में है। और कई जनरल आते हैं जो पहले वाले को ऑब्लिश कर देते हैं, अपने हिसाब से वो डाल देते हैं। तो उन्होंने अपना सब कुछ ले लिया है। बस अब सिर्फ ओनली जो शॉर्ट सर्विस वालों को रेगुलराइज करना है, जो अभी ये सरकार इनके हाथों में है, कब्जे में है, और ये अपना करवा लेंगे। आप पेंशनियर शुक्र मनाओ कि इस सरकार के रहते रहते आपकी पेंशन कहीं चली ना जाए। क्यों कि ग्राउंड पे बाहर निकलने की तो चाहे संगठन हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई हो, आवाज ही नहीं करेगा बाहर निकलने के लिए। भाई आवाज ही नहीं करेगा तो फिर क्या होगा भाई? कुछ नहीं हो सकता। आवाज ग्राउंड में आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और जो बोला वही पाया। हम लोग तो सारे के साथ के भी उसको मिलेगा तो मेरे को भी मिलेगा, उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। ये सरकार आपको कुछ नहीं दे सकती। एक डीआर जो पहले सभी का आपके साथ में, आज आपका भी डीए का एरियर दीपावली से पहले आपका भी आ जाता है, आपका भी डीए के साथ में पेमेंट आ जाती और आप भी दीपावली अच्छी मनाते। लेकिन जब आपको अलग कर दिया उनसे तो अब आप रोते रहिए, कोई सुनेगा भी नहीं आपकी। अब बैठ के टेबलें बनाइए, 25% जनरल का ले लो, 29 वो ले लो, 30 वो ले लो, 32 वो ले लो, और आएगा कौन लेने के लिए आपके साथ में? टेबल तो बना दोगे आप, लेकिन उसके लिए कौन आएगा आपके साथ में वहाँ ग्राउंड के अंदर? चाहिए नहीं उनको। अरे यहाँ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, भाइयों हमारे साथ में ये हुआ है। अरे क्या बात कर रहा है? 10 साल के अंदर 3 बार हमारा PPO आया है नया, जो पहले 12 साल में एक बार आता था। यानी कि 10 साल में पे कमीशन बैठता था और 12 साल के अंदर वो सब एडजस्ट होके आता था। अब उनको मिल गया कब? क्या हर 5 साल में एक बार हमारा न्यू हो के आ रहा भाई, PPO आ रहा है, हमें तो बहुत मिल रहा है, तेरे को तकलीफ है तू करता रहे। ये भावना है। बाकी सभी को अपना राजनीतिक प्रकोष्ठ में ले लिया है और सब बड़े बड़े नेता बन गए हैं। पहले फौजी थे, अब नेता बन गए। अब तो क्या बात करना है, क्या बात करनी है हम उन नेताओं की? वो फौजी है ही नहीं। कौन लड़ेगा तुम्हारे हक के लिए भाई? कौन लड़ेगा विधवाओं के हक के लिए? कोई नहीं लड़ेगा। हम जो आवाज पहुंचाते हैं तो 4 गाली कमेंट्स में हमें लिखेगा, तेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही, तेरे को बड़ी आग लगी है, तुम यूट्यूबर ये कर रहे हो, तुम तो यूट्यूबर। अरे यूट्यूबर कम से कम तुम्हारा सर तो खा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, लेकिन आप नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों उठिए, जागिए, कुछ करिए, बाहर निकलिए, अपने अपने संगठन के अधिकारियों को अभी जगाइए। वो
अगर भाई अभी मैं बोलता हूं इस OROP 3 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर अगर आ गया, आप इनका अभी का देख लो ना यार, जब 1,25,000 रुपये एक जनरल साहब की, चलो छोड़, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल की मान लो या इनकी, इसके ऊपर अभी 53% DA लगाओ, 2.5 लाख उनकी है जो मतलब वो पेंशन जा रही है, ठीक है ना। और कहाँ एक बेचारी विधवा विकलांग, ये दूसरा अभी 16 दिसंबर को आ रहा है विजय दिवस 71 लड़ाई का। इस देश को क्या हो गया है? ये हमारा भारत महान है, ये सरकार इस और महान बनाने निकली थी। मैं इस सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जो भी बहादुर थे हमारे, जान पे खेल के देश को जिताया, 90,000 लोगों को कैप्चर भी किया। आज अगर उसकी हमने विजय जयंती मनानी है, विजय खुशी मनानी है, तो ये सरकार उन पैर कटे, हाथ पैर दोनों कटे, मुंह जबड़ा निकला, वो विकलांग सैनिक, उस टाइम की जो वीरांगनाएं, विधवाएं, जिनकी एक एक बच्चा था, गोद उजड़ गई, क्या उनको सम्मानित करना आपका काम नहीं है? सरकार का काम नहीं है? ये पूर्व सैनिक जो आपका जो सोल्जर बोर्ड है, इसका काम नहीं है? हैं? आपका काम नहीं है वो। इसके लिए भी आपस में सैनिक मिलकर चंदा करके और शहीद दिवस मनाए। एक हम सैनिक ही अपने सैनिक की इज्जत कर रहे हैं, शहीद की छतरी के लिए लड़ रहे हैं, शहीद की वीरांगना के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार का काम क्या है? इस देश के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए वो उन्होंने अपनी शहादत दी थी। आज उनके घरों में महल नहीं बने हुए हैं, शुक्र है कोई 2 कमरे का मकान हो, वो भी अलग चीज हो। और वो भी जब सर्वे के लिए जाता है तो बोल नहीं, ये तो पेंशनियर है, ये तो उसके कैटेगरी में नहीं आता, प्रधानमंत्री आवास योजना में ये नहीं आएगा, वो शहीद भी नहीं आएगा, मोटरसाइकिल ले नहीं आएगा। क्यों आएगा? वो उसके बेटे ने मोटरसाइकिल ले ली। कहने का मतलब है कि धन्य है, मैं क्या बताऊं आपको कि पिस के कचूमर निकल गया, लेकिन तुम्हारी आह नहीं निकली। तुम बहुत मजबूत हो भाई, तुम्हारे संगठन के अध्यक्ष बहुत मजबूत है, इतने दिमाग वाले हैं, तभी तो अफसरों ने अपना गेम खेला कि ये ब्लडी हमारे सामने कुछ है ही नहीं, जिंदगी पर सावधान खड़े रहे 3-3 घंटे, इनकी क्या औकात जो हमारे साथ में लड़ेंगे। वो आपने साबित कर दिया ना, पिछले 2 साल में साबित कर दिया आपने, आप कुछ नहीं कर सकते उनके बगैर। अभी आफ्टर रिटायरमेंट भी तुम्हारे को 10,000 लेना है तो उसके आगे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके 10,000 मिलेगा तुम्हारे को। DGR के जितने प्लान उन्हीं के पास में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाबा जी का ठल्लू है। और उसके लिए बाहर तुम निकलोगे नहीं, आवाज लगाओगे नहीं, टेबलें बनाओगे, बस ये हो गया, इतना फायदा। अरे घंट महादेव जी का किसी के अकाउंट में तो आया नहीं, क्या बना के उसके और उसको आग लगा रहे हो? अरे शर्म करो ना कम से कम। ये ठीक वो ठीक, अभी देखना आप पीछे क्लिप के अंदर। तो दोस्तों, जब तक आप बाहर संघर्ष नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जागो जागो जागो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। ये बच्ची है जयश्री, और आपको पता ही कि इसको 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। अभी तक हम समझ लो कि 2.5 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत जीनियन केस है। ये एक आर्मी के सोल्जर की बच्ची है। दोस्तों, इसको अपनी बच्ची, नाती पोती कुछ भी समझ के आगे बढ़ो। और इसके अंदर जो ये QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड के अंदर आप है जो स्कैन कीजिए, और या फिर ये जो आपके सामने बैंक का जो ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, बैंक का कोड नंबर दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया हुआ है, बेबी का अकाउंट दिया हुआ है, ये सब आपके पास में। प्लीज़ प्लीज़ इस बच्ची का ज़िंदगी के साथ एक बार आप इसको ज़िंदगी के साथ सुहागन बना दोगे तो ये अपनी आने वाली ज़िंदगी जी लेगी। नहीं तो ऐसी ही एक बच्ची पंजाब में पिछली दीपावली के ऊपर चली गई, उसको नहीं बचा पाए। क्यों?
कि 14 करोड़ नहीं जुट पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब साथियों में आपको आपका ORP 3 के अंदर किसकी कितनी बढ़ी है, तो ये 275 67 के बाद में 2024 के अंदर 46,300 हो गई लेफ्टिनेंट की, 46,300 ये कैप्टन की। मेजर की 2024 में हो गई है 66,800, जो पहले थी 4,465। लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पहले जो थी 625, जो अभी 1,10,850 है। और कर्नल TS की 1,14,700 है, और जो फुल कर्नल है 1,15,700 है। ब्रिगेडियर की 1,16,550 है। मेजर जनरल की 1,16,550 है। मेजर लेफ्टिनेंट जनरल की 1,16,550 है। और जो अपना लेफ्टिनेंट जनरल है 1,16,550 है। और बाकी जनरल साहब को तो आपको पता ही है 1,25,000 है। तो दोस्तों अभी आप सोच लो कि आपने अभी 1,000 से 1,25,000 जनरल साहब की बढ़ी है, और 67 से आपने लेना है कि 33 साल 67 से समझ लो कि 3 और 33 वो, और साथ में हो गया आपका ये 24वां साल है, 23 ये, तो 53 56। तो 56 सालों के अंदर हमने जो ये दी है अधिकारियों की पेंशन आपको। अब इसके परसेंटेज आप निकालिए, साथ में जो जितने पुराने सैनिक हैं, क्योंकि मेरे दर्शक जितने भी है वो 54 साल 55 साल के बाद के हैं, 70 साल के हैं, तो आप अपनी पेंशन उस टाइम की निकाल कर आज की पेंशन कितनी मिल रही है तो सोच लो कि आपकी क्या बढ़ी है। इसीलिए मैं आपको ये बता दिया मैंने कि देख लो 275 की 46,300 हो गई है, जो जनरल साहब की 1,000 थी वो 1,25,000 हो गई है, ठीक है ना। और जो लेफ्टिनेंट जनरल की 900 थी उनकी 1,16,550 हो गई है। तो अब आप देखो, बाकी मैंने सभी दे ही दिया है, अब बोला है वो वही चीज़ वो मैंने बोली है। और मैं इसका एक फ़ोटो भी डाल देता हूँ आपको, ठीक है ना। इस फोटो पे आप आराम से कंपेयर करके इनका कितना परसेंटेज बढ़ा है इस 50-56 साल में, तो आप फिर अपने साथ ही देख लो कि आपका क्या बढ़ा। आपका मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आपको अपना खुद का देखना है। जय हिंद, जय भारत। एक टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रक्षा कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु सेना, नौसेना और वायुसेना की कितनी कितनी है, अफसर और जवानों की। अब आप इसके अंदर देखिए कि भारतीय वायुसेना के जो कर्मिक है उनकी सेवानिवृत्ति जो आयु है वो कितनी है। वायु सैनिक और शाखा कमीशन पदाधिकारियों के लिए, वायु सैनिकों का भी और शाखा कमीशन अधिकारियों के लिए भी आयु सीमा 57 वर्ष है। हालांकि स्थायी कमीशन पदाधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु नीचे सारणीबद्ध प्रारूप दी गई है। एयर चीफ मार्शल 62 वर्ष या 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना, जो भी पहले हो, है ना, कि मतलब जो बने हुए या तो 3 साल हो या 62 साल हो। एयर मार्शल 60 साल, एयर वाइस एडमिरल 58, एयर कमोडोर 56, ग्रुप कैप्टन 54 एंड 57, विंग कमांडर ग्रुप कैप्टन टाइम स्केल 52 वर्ष, 54 वर्ष, 57 वर्ष। नौ सैनिक के लिए चीफ पेटी ऑफिसर 52 वर्ष, मास्टर चीफ पेटी 57 वर्ष, वाइस एडमिरल 60 वर्ष, एडमिरल 62 वर्ष एंड 3 वर्ष का कार्यकाल जो भी हो। रियर एडमिरल 58 वर्ष, कमोडोर कैप्टन 56 वर्ष, कमोडोर कैप्टन 58 ईयर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर और उससे नीचे 52 ईयर्स, कमांडर 54 वर्ष। भारतीय सेना के रक्षा कर्मियों के लिए आयु सैनिक जो अपनी सेना का है, अब इसमें देख लीजिए आप, जनरल ऑफिसर 62 वर्ष या 3 साल का कार्यकाल, महासेनापति लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है ना, 58 वर्ष, लेफ्टिनेंट जनरल 60 वर्ष, कर्नल 54, ब्रिगेडियर 56, सूबेदार 52 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा, सूबेदार मेजर 54 या 34 साल की सेवा या 4 साल की वर्षकाल जो भी हो। नायक सूबेदार 52 साल की एज, 30 साल की सेवा। नायक जो है ये 49 24 साल की सेवा। हवलदार 49 26 साल की सेवा। सिपाही एक्स ग्रुप 42 19 वर्ष की सेवा। सिपाही वाई ग्रुप है 48 वर्ष 22 साल की सेवा।
तो ये थी हमारी ये सेवा। अब आप सोच लीजिए कि OROP किसको दी गई है, किसको देनी चाहिए, ये आपके सामने है। ये आंकड़े पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हर एक एथेंटिक ऑथोराइज वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। इससे बड़ी बात हम क्या कह सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है।